हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अपने इस टाइम को आप लोग यूज़ कर रहे होंगे। देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर सेकेंड लास्ट यूनिट नंबर 9, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर आवर सिलेबस, फॉर आवर रिजल्ट, फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल द थिंग्स। अगर हम बात करें कि अच्छे स्कोरिंग के लिए या फिज़िकल एजुकेशन के अंदर बहुत ही एक इजी सा चैप्टर होने की वजह से हमें काफ़ी अच्छे मार्क्स जो हैं हम इससे कवर कर सकते हैं। देन टुडे वी विल डिस्कस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, we will discuss about the psychology of sports. If we will discuss about the psychology means direct related to human behavior. Direct related to human behavior. It means हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाले सभी तरीके के सभी डिफरेंट वेज की एक्टिविटीज़ के अंदर, लाइक इमोशंस, कॉर्पोरेशन, सिंपैथी, एंगर, बिहेवियर, इमोशनल जो टाइप्स जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है, सारी एक्टिविटीज़ का आपस के अंदर कॉम्बिनेशन, आपस के अंदर किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होना, वो हमारी होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जनरली डायरेक्ट रिलेट करती है हमारे ह्यूमन बिहेवियर से। और ज़्यादा इसके लिए अगर मैं डिटेल में थोड़ा सा इसकी बात करना चाहूँ तो हमारे लिए हो जाएगा कि साइकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो सिस्टमेटिकली जो ऑब्जर्वेशन बिहेवियर होता है हमारा, उसकी स्टडी करता है। लाइक उसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर के अंदर हमारी मेंटल प्लस फिजिकल बोथ टाइप्स की एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे पास डिफरेंट वे के अंदर हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स और हमारा एनवायरनमेंट, उनके साथ जिस तरह की भी एक्टिविटी होती है या जिस तरह का भी ह्यूमन नेचर के अंदर हमारे पास वहाँ पे जो पर्टिकुलरली एक्टिविटीज़ होती है, उन सब का आपस के अंदर कॉम्बिनेशन, हमारी इमोशंस का हमारी फीलिंग्स के साथ, हमारी फीलिंग्स का हमारे बिहेवियर के साथ, हमारा बिहेवियर का हमारे एनवायरनमेंट के साथ, इन सब का एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से कनेक्ट होके और फिर वापस स्किल्स को इम्प्रूव करना, बढ़ाना और उनके बारे में हमें स्टडी करना, हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाना कि हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, किसके बारे में गुस्सा आता है, किसके बारे में सिंपैथी होती है, कहाँ हमारी फीलिंग्स डाउन होती है, कहाँ हमारी फीलिंग्स बढ़ जाती है, कहाँ हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जो होता है स्ट्रेस में चले जाते हैं, कहाँ हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। दिस ऑल द टाइप्स ऑफ द थिंग्स दैट्स लाइक ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। एंड ये ह्यूमन बिहेवियर जो है ये आपको एनवायरनमेंट के साथ इंक्लूड करके आगे जो स्टडी हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। तो ये तो आपकी थी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर ह्यूमन साइंस ऑफ पॉजिटिव साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एक इसकी डेफिनेशन है, पॉजिटिव साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आपकी पॉजिटिव साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ये आपकी एक तरीके की डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन किसने दी है? पिल्सबरी ने। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ थोड़ा सा अगर इसको चेंज करेंगे तो एक और पर्सन है पिल्सबरी, तो इसको अगर एक इस सेम डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करें तो साइकोलॉजी साइंस ऑफ human behavior. Psychology is the science of human behavior. ये किसने डेफिनेशन दी है? पिल्सबरी ने। अगर इसी तरह अगर एक और डेफिनेशन की अगर बात करें हम तो वो दी है रोज ने। इट इज़ द इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इन मेंटल और फिजिकल टर्म। It is the interpretation and explanation of human behavior. It is the interpretation and explanation of human behavior. अगर हमें किसी भी तरीके से हम हमारे ह्यूमन बिहेवियर को इंटरप्ट करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं,
हमारे इमोशंस के थ्रू, हमारे स्ट्रेस के थ्रू, हमारे क्राइम एंगर के थ्रू, हमारे बिहेवियर के थ्रू, हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू, हम किसी भी वे के अंदर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके अंदर की वो चाहे कोई भी टर्म आपका, चाहे वो उसके अंदर कोई भी हो आपका, चाहे मेंटल टर्म और फिजिकल टर्म, आप इंटरनली इमोशनल हो रहे हो या एक्सटर्नली उसको एक्सप्रेशंस को शो कर रहे हो, वो दोनों चीज़ें उसके अंदर काउंट हो जाएगी, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, साइकोलॉजी कह देते हैं। तो ये तो आपका था साइकोलॉजी। अब अगर मैं बात करना चाहूँ आप लोगों के साथ किस बारे में, उसके बारे में कि स्पोर्ट साइकोलॉजी क्या है, मीनिंग और डेफिनेशन, मीनिंग एंड definition of sports psychology, meaning and definition of sports psychology। इसके अंदर आप देखिए, अकॉर्डिंग टू जॉन लूथर क्या कहते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन अ एरिया विच अटेम्प्ट टू अप्लाई psychological facts and principle to learning performance and associated human behavior in whole field of sports। जनरली साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं। साइकोलॉजी की बात करें तो एक नॉर्मल फिजिकल और मेंटल टर्म के अंदर इसका इंटरप्रिटेशन और इसका एक्सप्लेनेशन हमें ह्यूमन बिहेवियर का करना होता है। इट मीन्स ये एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी हो गई कि हम किस वे में उसके बारे में जान रहे हैं, किस बारे में उसका नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, या किस बारे में उसके बारे में हम सोच रहे हैं। बट इफ यू विल डिस्कस अबाउट द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो स्पोर्ट्स को आप साइकोलॉजी के साथ इंक्लूड करके अगर चलेंगे ना, तो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो जाएगा। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, आपके सिंपैथी हो गया, आपका एंगर हो गया, आपके इमोशंस हो गए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर भी, तो फील्ड के अंदर भी, कोर्ट के अंदर, ग्राउंड के अंदर भी, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। दूसरे प्लेयर के प्रति आपकी फीलिंग्स क्या रहती है, उसके लिए आपकी कोऑर्डिनेशन क्या रहता है, उसके लिए आपका कोऑर्डिनेशन क्या रहता है, उसके लिए आपका गुस्सा कैसा रहता है, उसके लिए सामने वाले प्लेयर के लिए आपका बिहेवियर कैसा रहता है, आपका कोऑपरेटिव नेचर रहता है या नहीं रहता, आपका बिहेवियर कितना चेंज होता है, आपके एनवायरनमेंट का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ें जब हम अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, किसी प्लेयर के ऊपर, एक पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल या जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है उस प्लेयर के ऊपर, तो वो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे इसके अंदर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर। अगर हम बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंस की बात करें हम, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, हम मोटिवेट होते हैं किसी पर्सन को फिजिकल या मेंटल टर्म के अंदर देख के। मेंटल टर्म के अंदर बात करेंगे तो हम उनके वर्ड्स को फॉलो करके, उनकी स्किल्स को फॉलो करके, अगर फिजिकल टर्म में बात करेंगे तो हम उनके पोस्चर को देख के, उनकी बॉडी को देख के, इस तरह से हम मोटिवेट होते हैं, या किसी पर्टिकुलर किसी प्लेयर के गेम को देख के हम उसको मोटिवेट होते हैं। जब हम मोटिवेट होते हैं दैट टाइम क्या होता है, हमारा फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज जो है ना वो हम बूस्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका होता है, फर्स्ट पॉइंट आपका होता है एनहांसेस ऑफ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज। अब फिजियोलॉजिकल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिजियोलॉजी क्या है, ह्यूमन नेचर के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाना, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के इंटर रिलेशन के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाना, प्लस हमारी कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, हमारी स्किल परफॉर्मेंस, प्लस हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस लाइक स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाना, प्लस हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस को इन्हांस करना, बूस्ट करना। ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से, हमारे मस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, रेस्पिरेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, हमारी बोन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कैसे प्रोवाइड होती है जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज़ की। तो इन्हांस करना है इसको, फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज़। और फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज़ के अंदर आप किसको इंक्लूड कर लेंगे, आप इंक्लूड कर लेंगे 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस को।
स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को अगर हम हमारे इन 5 कंपोनेंट्स, 5 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस को अगर हम इन्हांस करते हैं, बूस्ट करते हैं परफॉर्मिंग के लिए, तो अगर हम इसको तैयार करते हैं तो ये हमारे 5 कंपोनेंट्स को बहुत बढ़िया करने के बाद हमारा ऑटोमेटिकली फिजिकल जो है अपीयरेंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, हमारी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी जो है वो बूस्ट हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, अभी अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको 1 मिनट एंड 10 सेकेंड्स लगते हैं। कितने टाइम में? 400 मीटर की अगर आप क्या करते हैं, रेस करते हैं तो, या रनिंग करते हैं तो अगर आपको 1.10 मिनट्स लगते हैं तो आपको 400 मीटर के अंदर, रनिंग के अंदर 1.10 मिनट्स लगते हैं। वहीं जब आप अपनी कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव कर लेंगे, इन्हांस कर लेंगे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लेंगे, हमारे कंपोनेंट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ऑन दैट टाइम क्या होगा कि हमारा ये जो टाइम है, जो आपको टाइम 110 का लगा है, वो रिड्यूस होके 58 पे पहुंच जाएगा, 58 सेकेंड्स। और ज़्यादा जितना ज़्यादा इम्प्रूव करते जाएंगे, ये क्या होता जाएगा, ये होता जाएगा रिड्यूस, कम होता जाएगा। और जितना ज़्यादा रिड्यूस होगा उतनी ही हमारी क्या बढ़ेगी, हमारे स्ट्रेंथ और स्पीड, ये दोनों चीज़ें हमारी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें किस में आ रही है, ये आ रही है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो इससे हमें क्या हुआ कि हमारी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी इन्हांस होती है। किसी दूसरे पर्सन को हम देखते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर, वीडियोस के अंदर, यूट्यूब के अंदर, हमारा जस्ट माइंड सेट हो जाता है कि वेरी नेक्स्ट डे से हम क्या करेंगे, सुबह 5 o'clock अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, रनिंग करने जाएंगे, 2 किलोमीटर रनिंग करके आएंगे, आधा घंटा पुशअप्स, पुलअप्स और अदर एक्टिविटीज, सिटअप्स वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल हैव टू अचीव द गोल विद इन 6 months ओनली, वी कैन शो द एप्स विद अदर गाइज, तो हम हमारा एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन वो आपका क्या होता है, वो आपका इमोशनल, यानी कि आपका मेंटल टर्म के अंदर हम बात करें तो आप मोटिवेट हो रहे हैं। अब वो मोटिवेशन होना आपका साइकोलॉजी का एक टर्म है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे फिजिकल टर्म की, अगर हम किसी पर्सन की बॉडी को देख के अगर हम बात करते कि यार इसकी जितना बाइसेप का साइज मुझे इंक्रीज करना है, इसके जितनी चेस्ट मुझे ब्रॉड करनी है, तो ऑन दैट टाइम क्या होगा कि हम किसी फिजिकल टर्म के अंदर किसी की बंदों से, ना कि उसकी बातों से बल्कि उसके फिजिकल पोस्चर, उसको अपीयरेंस को देख के हम मोटिवेट हो रहे हैं और हम एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ रहे हैं। देन इफ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, देन असिस्ट टू लर्न मोटर स्किल। सेकंड पॉइंट इज असिस्ट टू लर्न मोटर स्किल्स। अब मैं बात करूँ अगर मोटर डेवलपमेंट की, मोटर डेवलपमेंट जनरली क्या होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन और हमारे बॉडी पोस्चर को इन्हांस करने के लिए हमारे पूरे बॉडी के पोस्चर को एक मोटर का नेम दिया गया है। अब इसको जितना ज़्यादा हम बूस्ट करेंगे वही उतना ही बेटर परफॉर्म करेगा। जनरली और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मोटर डेवलपमेंट जब आप 12th के अंदर पढ़ोगे तो आपको 2 टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ मिलेगा। एक आपको मिलेगा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और एक आपको मिलेगा फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस का मतलब तो होता है कि स्मॉल बोन्स का डेवलपमेंट होना, और फाइन मोटर का मतलब होता है बड़ी बोन्स, बिग बोन्स का डेवलपमेंट होना। छोटी बोन्स के अंदर बात करें तो कैच करने के लिए हमारी फिंगर्स का यूज होता है। वहीं अगर बड़ी बोन की बात करें तो उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, फुटबॉल को किक करना, दोनों को डिफरेंट वे के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। तो जनरली जब हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, साइकोलॉजी के अंदर जब हमारी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज को इन्हांस कर रहे हैं तो हमारी मोटर एबिलिटीज भी तो बढ़ रही है। अब मोटर एबिलिटीज बढ़ेगी तभी तो हमारे ये सारी चीज़ें इन टर्म को हम फॉलो कर पाएंगे, सारे कंपोनेंट्स को फॉलो कर पाएंगे, इनके पीछे हम दौड़ पाएंगे। इसी तरीके से हम हमारी फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू द सेकंड पॉइंट, असिस्ट टू लर्न मोटर स्किल्स। इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बारे में सीखना, उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाना। देन आफ्टर दैट हमारे पास ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनको हम करके और हमारे
मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. देन इफ यू विल डिस्कस अबाउट द थर्ड पॉइंट कि अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर एंड कंट्रोलिंग इमोशंस aids to understanding behavior. Next आता है to control emotions. Aids to understanding behavior means हम सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को समझने लग जाते हैं कि वो किस तरह का रिएक्ट करेगा. अगर आप साइकोलॉजिकली बहुत बढ़िया और स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपके लिए, मैं जैसे आपको थ्योरी बताता हूँ इसकी, कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन एंगेज्ड इन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स. कोचेस ऑल्सो कम टू नो द इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स फिजिकल एक्टिविटी, drives and personality of sports. It plays an important role not only in the understanding of behavior but also in the modification of behavior in various sports and situations. Means जब हम बात कर रहे हैं कि aids to understand behavior, when we will discuss about the with our coaches, with our senior players, with our teammates and other players, तो जब हम उनके साथ बात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें उन एक्टिविटीज़ के बारे में नॉलेज हो जाएगा, जिसके कारण हम उनके बिहेवियर के बारे में जान सकेंगे, उनको और ज़्यादा किस तरह का वो बिहेवियर रखते हैं, फिर हम किस तरह से उनके बिहेवियर को और ज़्यादा मॉडिफाइड करके और उनको इम्प्रूव करके और आगे लेके आ सकते हैं. वहीं अगर मैं बात करूँ आपके साथ तो कंट्रोलिंग द इमोशंस, तो कंट्रोलिंग द हेल्प करता है किसमें, इमोशंस को कंट्रोल करने में. इसकी थ्योरी की अगर बात करें, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द इमोशन ऑफ sports person during the practice as well as competition. Generally, these emotions may bring changes in the behavior of sports persons. These are, अब emotions के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में देखिए. Anger, disgust, fear, negative self-thinking, feeling of ownership, etc. If these emotions are not controlled well in time, the performance note of a sports person may decrease. Physical psychology, sports psychology plays a vital role such as juncture. It helps in balancing the arousal of emotions with further improves performance. It means अगर हम हमारा गुस्से के ऊपर, हमारे डिस्गस्ट के ऊपर, हमारे इमोशंस के ऊपर, हमारी फीलिंग्स के ऊपर या हमारे सिंपैथी के ऊपर अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमारी परफॉर्मेंस को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. लेकिन हमें इसका उल्टा रिजल्ट चाहिए. जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमें अपने आप को अप करना है, बूस्ट करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है. ऑन दैट टाइम हमारे पास क्या होगा, हमें सबसे पहले हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना होगा. अगर हम इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं तो प्रॉपर वे के अंदर हम हमारी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम उनके द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें इसके थ्रू सीखने को मिलती है. अब अगर मैं बात करूं आपके साथ इसी चैप्टर के अगर नेक्स्ट टॉपिक की, तो बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छे वेटेज का टॉपिक है जो आपके लिए है भी बहुत ज़रूरी और आपको जानना भी चाहिए कि आखिरकार हम जिन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं वो एलिमेंट्स क्या हैं और हम किस तरह से हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं. अब हमारे अंदर किस चीज़ की इन्हांस हो रहा है, कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है, कौन सी इंक्रीज हो रही है. सो हमें सबसे पहले हमें बात करनी है हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट and differences between growth and डेवलपमेंट. सबसे पहले देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत इजी और बहुत ही
एक अच्छा प्यारा सा टॉपिक है कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एवरीवन नो दैट अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर विद दिस चैप्टर. तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रोथ, एक ही चीज देखिए दोनों के अंदर. सिंपल से अगर मैं बात करूं, एक बार में समझ में आ जाएगा. नाउ योर वेट इज 70 kg. Before 7 months, your weight is 59 kg. अब आपने 7 मंथ्स के अंदर क्या किया? आपके वेट को इंक्रीज किया. कितने केजी? 11 kg. ओके, अब 11 kg आपने वेट इंक्रीज किया, तो ये क्या हुआ? दिस इज द ग्रोथ. ओके, और अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, आप इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? आपने क्या किया? अभी आपका रिजल्ट आया 7 आउट ऑफ 10 और 2 days आफ्टर आपका रिजल्ट आता है 10 आउट ऑफ 10. अब आपने अपने माइंड के अंदर, अपनी थ्योरी के अंदर, अपने थीसिस के अंदर, अपने प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर, अपने किसी भी टॉपिक की अगर बात करें, हम आपकी स्टडी की बात करें, तो उसके अंदर आपने डेवलपमेंट किया, अपनी स्टडी में डेवलपमेंट किया, आपकी थिंकिंग में डेवलपमेंट किया. जनरली दोनों में तो डिफरेंसेस बात करें तो ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते. ग्रोथ आपकी कितनी हो रही है? आपका चेस्ट का साइज बढ़ गया, आपके बाइसेप का साइज बढ़ गया, आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, आपका वेट इंक्रीज हो रहा है. अभी किसी भी टॉपिक की जब हम बात करेंगे, अगर हमें उसका पर्टिकुलर मेजरमेंट अगर हमें मिल रहा है ना, तो वो आपका ग्रोथ है. वो ग्रोथ डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है. व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट. अब एक और देखिए, ग्रोथ जो है वो लिमिटेड पोर्शन तक होती है, लिमिटेड पार्ट तक होती है. इट मीन्स आपकी एज पर्टिकुलर मान लीजिए आपकी है अभी 15 और आपकी हाइट जो है वो 24 तक ही क्या होगी? इंक्रीज होगी. उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी? ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी. ठीक है. और वहीं अगर मैं बात करूं आपके डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग या लाइफ टाइम का प्रोसेस है, जिसके अंदर हमारी थिंकिंग, हमारी डेवलपमेंट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है और हम उन चीज़ों के बारे में बात करते जाते हैं. इट मीन्स अब मैं अगर आप दोनों को थोड़ा सा डिफरेंसेस की बात करूँ कि थ्योरी देखिए, the meaning of growth and development. The main aim of physical education is the holistic development of an individual. So that growth and development of human being is truly important in physical education. अकेले physical education के अंदर ही नहीं, बल्कि एक ह्यूमन साइंस के अंदर भी आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ सिर्फ हमारा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि फिजिकल एजुकेशन के थ्रू आपका ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. कि विदाउट सिस्टमेटिक प्लानिंग द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव. फॉर दिस पर्पज वी विल हैव टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Those who are engaged in the field of physical education should have a vast knowledge of growth and development of an individual. If they do not have sufficient knowledge regarding the process of growth and development of human beings, they cannot come to know about the physical, mental, social and emotional development of their students. The knowledge of growth and development is necessary to parents also, because parents are interested in the growth and development of their wards. अपने बच्चों के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट हर एक पेरेंट्स देखना चाहते हैं. जब वो स्कूल भेजते हैं, कोचिंग भेजते हैं, जिम भेजते हैं, योगा क्लास भेजते हैं, किसी एथलीट के पास या किसी कोच के पास किसी प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं, या अपनी कंपनी के अंदर जॉब करते हुए देखना चाहते हैं, किसी भी एक्टिविटी के अंदर जब उसको भेजते हैं, हर एक वार्ड के अंदर पेरेंट्स चाहता है कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें दिखाई देनी चाहिए.
Parents can play an important role in the development of their children because they have maximum impact on their children. So the proper growth and development of a child, both teachers as well as parents must have basic knowledge of growth and development. जनरली आपको टीचर तो आपको ग्रोथ और नॉलेज जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाता है, आपकी इंक्रीज करता है, बट आफ्टर दैट आपके पेरेंट्स को भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जो इंटरफेयर रहता है आपकी लाइफ के अंदर टीचर और कोचेस के अलावा आपके पेरेंट्स का ज़्यादा रहता है। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर आप स्कूल आ रहे हो तो स्कूल के अंदर आपको टीचर 6 to 7 आवर्स मिल रहे हैं। अगर वहीं हम बात कर रहे हैं तो एक डे के अंदर आपके पास 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में से अगर आपने 6 निकाल लिए तो आपके पास 18 आवर्स बचते हैं। अब 18 आवर्स जब आप अपने पेरेंट्स के साथ निकालते हैं तो अगर उनको आपका क्या है, अगर उनको नॉलेज है किस बारे में, आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, तो आपको वो और ज़्यादा तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको इसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आपके साथ अगर इनके डिफरेंसेस की, तो आप सुन लीजिए। वैसे जनरली मैंने आपको बड़ी बड़ी चीज़ें इसके अंदर बता दी हैं, फिर भी आप सुन लीजिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड। डेवलपमेंट पेरेंट्स अ मल्टीपल चेंजेस इन द बिहेवियर, एफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटी। डेवलपमेंट के अंदर बार बार चेंजेस होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आपकी कैपेसिटी बढ़ती रहती है, कभी इन्हांस हो गई, कभी डिक्रीज हो गई, आपको चोट लगी, बहुत दिन रेस्ट हो गया, किसी गेम में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपकी स्किल्स की एफिशिएंसी वो रिड्यूस होती जाएगी। वहीं आप रेगुलरली अगर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से तो वो डे बाय डे आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हुए आपके अंदर देखा जाएगा। It is not easy job to measure this type of changes in development. It can only be observed. अगर मैंने आपको खड़े थोड़े देखा है, आज से 1 महीने पहले देखा है, तब आप 400 मीटर का स्प्रिंट जो है वो 1 मिनट एंड 10 सेकंड्स के अंदर लगा रहे थे, और आज मैं आपको खड़े हुए देख रहा हूँ, आप सामने खड़े हैं और आपने 55 सेकंड्स के अंदर लगाया। लेकिन जब तक आप किसी एक्टिविटी के अंदर परफॉर्म नहीं करोगे, मैं आपको सामने खड़ा देख के मैं आपके बारे में नहीं बता सकता कि आप इस एक्टिविटी में कितना अच्छा हुए हो, कितना बुरा हुए हो। जब आप उस एक्टिविटी के अंदर परफॉर्म करोगे तब मैं आपको ऑब्जर्व करके बता सकता हूँ कि आपके अंदर आपकी जो कंपोनेंट्स फिजिकल फिटनेस है वो इंक्रीज हुए ना कि डिक्रीज हुए हैं। लेकिन ग्रोथ बिल्कुल सामने दिखती है, उसको मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन मेजर नहीं कर सकते, और वो भी जब परफॉर्म करेगा तब हम उसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि ग्रोथ इज लिमिटेड अप टू डिफाइंड एज। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ जो है इन डिफाइंड डेफिनेट एज तक ही आपकी ग्रोथ जो है वो फिक्स होती है। आपका वेट फिक्स बढ़ता है, आपकी हाइट फिक्स बढ़ती है, आपका बोन डेंसिटी फिक्स बढ़ता है, आपकी एज फिक्स बढ़ती है पर डे आप जैसा भी है। लेकिन ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड फेज के अंदर चलती है। आप कभी भी कितना भी सीखते हैं, कितना भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, हर बार आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। पर डे आपको नई स्किल सामने आती है, पर डे आपके नए चेहरे सामने आते हैं, पर डे आपके सामने ऐसे कोई न्यू वर्ड्स आते हैं जो आपको सीखने को मिल रहे हैं। तो आपके इसके थ्रू जो है इसके लिए आपकी कोई मेजरमेंट या कोई एज का क्राइटेरिया सेट नहीं होता है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ जो डेवलपमेंट का एक पार्ट है, वेयर एज डेवलपमेंट इज वेरी comprehensive. Growth is included in development. Development is holistic such as physical development, mental development, social development and emotional development. Next आपका है कि growth is related to change in height, weight, shape and size of an individual. जब हम growth की बात करेंगे तो shape, size, height और ग्रोथ की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे whereas development is related to the changes in all the aspects of all individuals. इन सब को मिला के भी अगर कुछ और अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट के अंदर आपका काउंट हो जाएगा। लास्ट में ग्रोथ इज रिलेटेड टू वन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड इट्स स्कोप इज ऑल्सो लिमिटेड, वेयर एज डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड इट्स स्कोप ऑल्सो वेरी वाइड। इट मीन्स हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ सीखने के कारण, बहुत ज़्यादा कुछ सोचने के कारण, बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने के कारण ये सारा पार्ट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो आपका था कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका जो आएगा ना पॉइंट, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा वो आपका टॉपिक आएगा कि डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एज डिफरेंट, इट मीन्स आपकी पर्टिकुलर एज के साथ किस तरह का आपका
बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो स्टूडेंट्स आप स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियोस को ज़रूर देखा करें ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, थोड़ा इजी हो आपके लिए, पर्टिकुलर आप उस पार्ट को समझ पाएँ, अच्छे तरीके से रीड कर पाएँ। इसके लिए तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग स्टूडेंट्स, गुड डे। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस टॉपिक को भी अपने माइंड के अंदर सेट करके मेरे सामने लेके आएँ, मैं आपको पर्टिकुलर उस टॉपिक की अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड डे, गुड लक, बाय स्टूडेंट्स।